हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 3 फॉर RSAB जेई एग्ज़ाम्स। इसके अंदर सभी बुक्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, जैसे वी के मेहता, JB गुप्ता, RK राजपूत और बाकी सभी PYQs। आप अपने पेन, पेपर, कॉपी सभी को साइड में रख दीजिए और सिर्फ इस सेशन को सुनते जाइए। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर अगर एयर गैप को लार्ज कर दिया जाए यानी बढ़ा दिया जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या उसकी स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ जाएगी, क्या उसकी सिंक्रोनाइजिंग पावर बढ़ जाएगी, या फिर उसकी जो रेगुलेशन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या दिए गए सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जैसे जैसे एयर गैप बढ़ता है वैसे वैसे रिलक्टेंस भी बढ़ता जाता है। रिलक्टेंस क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में रेजिस्टेंस होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। और जैसे ही हम एयर गैप की वैल्यू को बढ़ाते हैं यानी बीच में एयर गैप बढ़ाते हैं तो रिलक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब जो रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस एक्स आपने पढ़ा होगा, वो बराबर होता है ओमेगा एल के, और एल होता है एन स्क्वायर एक्स, यानी इसका फॉर्मूला हो गया ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन में एस। तो जो S है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है S के। अब आप अगर एयर गैप की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर आप एयर गैप की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो S बढ़ेगा, और जब S बढ़ेगा तो X की वैल्यू कम हो जाएगी। आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आगे देखते हैं। अब इसके अंदर आगे ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टेबिलिटी जो लिमिट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है X के, और जो पी सिंक, जो सिंक्रोनाइज पावर है पी सिंक, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है एक्स के। तो जब एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, एक्स की वैल्यू जब कम हो जाएगी एयर गैप बढ़ाने पे, तो जो स्टेबिलिटी लिमिट है वो बढ़ जाएगी, पी सिंक की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब रही बात तीसरे ऑप्शन की कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी। तो वोल्टेज रेगुलेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का क्या होगा कि जब x की वैल्यू कम हो गई यानी रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो भी कम हो जाएंगे, और जब वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएंगे तो जो रेगुलेशन इसमें बोला गया यानी कि नो लोड से फुल लोड पर कितने लॉस होंगे, तो वो लॉसेस भी कम हो जाएंगे क्योंकि रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो चुकी है। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जो गिवन है तीनों ऑप्शंस, स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ेगी जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, सिंक्रोनाइजिंग पावर भी बढ़ेगी जैसा कि इसमें देखा, और वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसमें दिए गए सभी ऑप्शन करेक्ट है, ये इसका डी आंसर होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो इसे एक कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो बैक EMF का मैग्नीट्यूड होता है वो इनमें से किस पर डिपेंड करता है। तो सिंक्रोनस जो मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग तो होती नहीं है, क्योंकि उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको हम DC मोटर से सप्लाई देते हैं। अब जब फील्ड मोटर को अलग से सप्लाई दी गई है तो उस फील्ड मोटर में सप्लाई देने की वजह से एक फील्ड करंट प्रोड्यूस होता है, उस फील्ड करंट की वजह से एक EMF प्रोड्यूस होता है, और वो मेन EMF को अपोज करता है, और उस EMF को कहा जाता है बैक EMF। तो जो बैक EMF का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है DC एक्साइटेशन के ऊपर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। तो चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अगर एम्पलीफायर को हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर दें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या उसका डिस्टॉर्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, क्या उसका गेन इंक्रीज़ हो जाएगा, या डिस्टॉर्शन कम हो जाएगा, या डिस्टॉर्शन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डिस्टॉर्शन का मतलब होता है जैसे हमने जो भी वेव इनपुट पे पहुँचाना चाह रहे हैं तो उसके बीच में कुछ भी मतलब
अब क्रेस्ट के अंदर या ट्रफ के अंदर कुछ भी बदलाव आ जाना, तो उस चीज़ को कहा जाता है, मेन वेव्स के साथ अगर कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो उसे कहा जाता है डिस्टॉर्शन। और यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक कहने का मतलब है कि जो हम आउटपुट से इनपुट पर जो सिग्नल दे रहे हैं दोबारा, मतलब एक तो यहाँ से इनपुट सिग्नल जा रहा है और यहाँ से हम जो फीडबैक दे रहे हैं, उस नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि जो सिग्नल जा रहा है वो जा रहा है अपोजिट फेज़ में, फेज़ अपोजिशन में जा रहा है जो सिग्नल जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो उसका गेन होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, नॉइज़ की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और जो डिस्टॉर्शन है, अब जब नॉइज़ की गेन की वैल्यू कम हो गई है तो डिस्टॉर्शन की वैल्यू तो अपने आप ही कम होगी। तो इसके अंदर जो फॉलो करेंगे वो हो गया, डिस्टॉर्शन बढ़ेगा नहीं, हमने अभी डिस्कस किया है कि डिस्टॉर्शन तो रिड्यूस होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। इनके हिसाब से किन्हीं क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि बैंडविड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो गेन बैंडविड्थ होता है, गेन इनटू बैंडविड्थ हमेशा कांस्टेंट चलती है एम्पलीफायर सर्किट के अंदर। तो अगर अब मैंने यहाँ पर जैसे बोला है कि गेन कम होगा तो यहाँ पर बैंडविड्थ इंक्रीज़ होगी। तो जब भी नेगेटिव फीडबैक हम यूज़ करेंगे तो बैंडविड्थ की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और गेन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएं ये भी आप लिखते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए फर्नेस के अंदर कौन सी डिवाइस को नेसेसरीली यूज़ किया जाता है, थर्मोस्टेट, ऑटो ट्रांसफार्मर, थर्मोकपल या इनमें से कोई एक ऑप्शन। तो यहाँ पर जो थर्मोकपल होता है वो थर्मोकपल तो होता है एक मेजरिंग डिवाइस जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। और जो थर्मोस्टेट होता है वो होती है कंट्रोलिंग डिवाइस, यानी एक लिमिटेड टेम्परेचर के ऊपर किसी मशीन के अंदर टेम्परेचर बढ़ ना सके, तो जब उस जगह पे यूज़ किया जाता है थर्मोस्टेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, थर्मोस्टेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक जो फ्रॉस्टेड GLS लैम्प होता है उसके अंदर जो फ्रॉस्टिंग शेल की जाती है वो किस मेथड के द्वारा की जाती है। तो जो फ्रॉस्टिंग कहने का यहाँ पर क्या मतलब है, फ्रॉस्टिंग कहने का मतलब है कि ग्लास जो होता है उसे एक तरफ से पिटेड, यानी ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद टाइप कर दिए जाते हैं, जो मतलब पूरी तरीके से छेद नहीं होते, बस थोड़ा थोड़ा पिंच कर दिया जाता है। तो उससे होता क्या है कि ये जो ग्लास होता है वो एक साइड से बन जाता है ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि इससे लाइट जो जाएगी वो जाएगी स्कैटर होके। अब तो इससे क्या होता है, ये ग्लेयर की वैल्यू हो जाती है कम, ग्लेयर यानी चमक की वैल्यू कम हो जाती है यहाँ पर, और जो लाइट जाती है वो हो जाती है फैल के। अब उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है एसिड इचिंग, उस मेथड को कहते हैं एसिड इचिंग। और इसी का दूसरा नाम होता है सैंड ब्लास्टिंग। तो एग्ज़ाम में आपसे इन दोनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है, और ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको RACB JEE एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट करते हुए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इनकैंडिसेंट लैम्प होता है उसे किस गैस से फिल किया जाता है, आर्गन गैस से, ऑक्सीजन गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर ऑक्साइड से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकैंडिसेंट लैम्प के अंदर होता क्या है कि एक फिलामेंट होता है, उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो उससे जो विजिबल लाइट्स निकलती हैं और उसे हम अपनी जनरल लाइफ में यूज़ लेते हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या है कि जो लैम्प के अंदर फिलामेंट यूज़ किया जाता है वो मान लीजिए जैसे टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ किया गया है, तो अब उसके अंदर क्या इवेपोरेशन, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है, यानी वो गलना बहुत जल्दी शुरू कर देता है टंगस्टन। तो उसके जो इवेपोरेशन की स्पीड को कम करने के लिए जैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके और टंगस्टन का एलिमेंट ज़्यादा जल्दी ख़त्म ना हो, तो उसके लिए जो गैस यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है आर्गन गैस। यहाँ पर इनर्ट गैस का ही यूज़ किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनके अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर फिलामेंट बना हुआ होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कार्बन और टंगस्टन में, क्योंकि जो कॉपर होता है वो तो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, तो उसका तो यूज़ किया नहीं जा सकता। और नाइक्रोम का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर।
तो अब जब कन्फ्यूज़न होती है कार्बन और टंगस्टन में, जबकि कार्बन का जो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे ये एग्जिस्ट कर सकता है वो होता है 3500 डिग्री और टंगस्टन का होता है 3400 डिग्री। फिर भी हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं टंगस्टन को। क्यों? क्योंकि कार्बन जो वर्किंग टेम्परेचर होता है, यानी कि जितने टेम्परेचर पे ये वर्क कर पाता है वो होता है 1800 डिग्री। इसके बाद इसका एवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि जो टंगस्टन है वो 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका वर्किंग टेम्परेचर होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, टंगस्टन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत ही रिलेटेबल लग रहे होंगे और यहाँ पर हम क्वेश्चंस को बिल्कुल खोल कर रख देते हैं। आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस सेशन को अटेंड करने के बाद और आपको खुद को इम्प्रूवमेंट बहुत देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो शेडेड पोल मोटर होती है उसको इनमें से किस चीज़ के लिए किस इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। तो शेडेड पोल मोटर के बारे में पहले तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है 25%। और जो इसका पावर आउटपुट होता है यानी कि कितने वॉट तक इसकी वर्किंग सूटेबल है, तो लगभग 190 वाट तक ही इसको यूज़ करना सूटेबल है। क्योंकि इसके आगे अगर आप यूज़ करेंगे तो और भी बहुत सारी मोटर्स मार्केट में अवेलेबल है, उनकी इससे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो इसलिए जो बच्चों के खिलौने आते हैं, टॉयज़ आते हैं, उनके अंदर इस मोटर को यूज़ किया जाता है। जबकि जो हेयर ड्रायर्स वाली मोटर होती है उनमें यूनिवर्सल मोटर का यूज़ किया जाता है। और जो सर्कुलेटर, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कुलेटर क्या है। तो सर्कुलेटर हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं। जैसे CO2 अगर कोई कूलेंट हमें सर्कुलेट करना है मशीन के अंदर, जैसे CO2 एज ए कूलेंट अगर हमें सर्कुलेट करना है मशीन के अंदर, तो उसे सर्कुलेटर की मदद से सर्कुलेट किया जाता है। और ये इसके अंदर जो मोटर यूज़ होती है वो यूज़ होती है 11 kV तक की मोटर यूज़ होती है। तो इसमें भी शेडेड पोल का यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए जो उसका सही आंसर होगा वो होगा टॉयज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है। तो सिंगल फेज़ मोटर के लिए हमें एक सिंगल फेज़, मान लीजिए सिंगल फेज़ वोल्टेज अप्लाई किया हमने मोटर पे। तो अब इसमें होता क्या है कि सिंगल फेज़ होने की वजह से जो फेज़ डिफरेंस होता है वो तो एग्जिस्ट कर नहीं पाता इसके अंदर। तो एक बार के लिए जो, जैसे मान लीजिए ये पोल है, यहाँ पर ये रोटर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रोटर मूव कर रहा है और यहाँ पे हमने वाइंडिंग दी हुई है। तो अब इसमें होगा क्या, जब पॉजिटिव फेज़ आएगा तो ये इस रोटर को अट्रैक्ट करेगा और जैसे नेगेटिव फेज़ आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी एक बार के लिए पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा, एक बार के लिए नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। और इस वजह से जो टॉर्क होगा, इस वजह से जो इस टॉर्क की वजह से मोटर मूव नहीं कर पाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0। तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो होता है 0। आप इस सीरीज़ के बाकी के वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर भी हमने हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह खोल कर रख दिया है और आपको उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो टर्शरी वाइंडिंग यूज़ की जाती है वो कौन से कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है, स्टार डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार। तो असल में इसका एक और नाम आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस टर्शरी वाइंडिंग को कहते हैं स्टेबलाइजिंग वाइंडिंग। और ये यूज़ किस लिए होती है, ये यूज़ होती है न्यूट्रल पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए, न्यूट्रल पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसका जो हमेशा यूज़ किया जाता है वो किया जाता है स्टार टू स्टार वाइंडिंग्स के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम के अंदर जो वाट मीटर की रीडिंग है वो हमें गिवन है 6 वाट और पावर फैक्टर गिवन है 1। तो इस केस में जो रीडिंग होगी दोनों वाट मीटर्स की वो कितनी होगी, ऐसा हमसे पूछा गया है। जब भी पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है तो जो दोनों वाट मीटर हैं वो इक्वल वैल्यू को रीड करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो टोटल वैल्यू गिवन है वो गिवन है 6 किलोवाट। तो दोनों वाट मीटर रीड करेंगे बराबर, यानी 3 दोनों रीड करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। और मैं आपको आगे भी इसकी और कंडीशंस बता देता हूँ जो एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। इसको एक टेबल के थ्रू हम याद रखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा जैसे पावर फैक्टर, और यहाँ पर जैसे हमने फाई की वैल्यू लिख ली, यहाँ पर पावर फैक्टर लिख लिया और यहाँ पर रिलेशन W1 और W2 में जो भी रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री
और 90 डिग्री, ये 5 वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब इन पर जो 0 डिग्री पे पावर फैक्टर होगा वो हमेशा होगा 1, और उस टाइम पर W1 हमेशा W2 के बराबर चलेगा। और जब भी 30 डिग्री होगा उस टाइम पे पावर फैक्टर होगा 0.866, और उस टाइम पे जो W2 होगा वो बराबर होगा 2 इंटू W1 के। और 45 डिग्री एंगल पे जो पावर फैक्टर होगा वो होगा 0.707, और उस टाइम पे जो रिलेशन होगा वो होगा W2 बराबर 3.8 W1 के। और 75 डिग्री पे क्या होगा कि एक वाट मीटर तो पॉजिटिव होगा, और वहीं जो दूसरा वाट मीटर होगा वो नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा। और 90 डिग्री पे जो रिलेशन होगा वो होगा W1 बराबर होगा W2 के, पर नेगेटिव वैल्यू में। आई होप आप सभी को ये टेबल याद रहे। अगर याद नहीं है तो ये आपकी कॉपी में मेंशन होनी चाहिए एक जगह, अगर आपने ऐसी नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ तो। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम इनपुट सिग्नल की स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिटेक्ट कर पाएँ तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन या सेंसिटिविटी। मैं आपको चारों ही टर्म के बारे में बता देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए ये एक टारगेट है जो आपको हिट करना है। अब आपने हिट करना शुरू करा, तो मान लीजिए आपके जो चारों वैल्यू आई वो इतनी पास यहाँ पर आई। तो अब इस जैसे इतनी पास जो यहाँ पर आई तो इसे कहा जाएगा प्रिसीजन। प्रिसीजन का कहने का मतलब है जो आपने जितने भी नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स करे तो उनकी वैल्यू जो आई वो एक दूसरे के पास आई, पर वो जो आपका जो मेन आंसर था उसके करीब नहीं थी, पर जो खुद में तो वो एक दूसरे के पास थी, तो इसलिए जो आपको रिज़ल्ट है वो होगा प्रिसाइज। जबकि जितना आप उस टारगेट के पास में वैल्यू लाएंगे उसे बोला जाएगा एक्यूरेट। तो जो चीज़ एक्यूरेट होती है वो हमेशा प्रिसाइज हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आपको एक्यूरेट और प्रिसीजन में अंतर समझ में आ गया होगा। अब जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी का कहने का क्या मतलब है कि किसी भी इनपुट फैक्टर के ऊपर चेंज करने पर जो आउटपुट में जो इफ़ेक्ट आएगा उसे कहा जाता है सेंसिटिविटी। और रिजोल्यूशन का मतलब है कि हम कितने पॉइंट तक की वैल्यू को उसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम उसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, रेजोल्यूशन। तो चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है किसी भी मटेरियल के अंदर, उसके अंदर वैल्यूज़ किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए हिस्टेरेसिस लॉस का। हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला होता है KBM(x) और F, और इस x की वैल्यू जो होती है वो 1.6 ली जाती है जनरली। तो यहाँ पर जो K है यानी हिस्टेरेसिस कांस्टेंट, हाँ हिस्टेरेसिस कांस्टेंट पे ही डिपेंड करता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसमें पूछा गया है कि किस पे डिपेंड नहीं करता। और फ्लक्स डेंसिटी भी इसमें गिवन है तो इस पर भी ये भी आंसर नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगा। रिलक्टिविटी इसके अंदर कहीं भी नहीं आ रही है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी। इसी के साथ आपसे कभी कभार एडी करंट का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद रख के जाना है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये बराबर होता है KE यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी BM का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ कोर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस के फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कपलिंग फैक्टर की वैल्यू को, जब हमें सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन हो। तो जो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो लिख लेना चाहिए। L की वैल्यू हमें गिवन है 25 मिली हेनरी, और M की वैल्यू जो गिवन है वो भी 25 मिली हेनरी हमें गिवन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है M=K√L1L2। यहाँ पर हमें जो दोनों इंडक्टेंस की वैल्यू है वो दोनों हमें 25 मिली हेनरी गिवन है, और निकालना क्या है कपलिंग फैक्टर K की वैल्यू को। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। K को हमें निकालना है तो इसे इधर लिख लीजिए, और M/√L1L2। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर M की वैल्यू को पुट कर दीजिए। जो M की वैल्यू है वो गिवन है 25
मिली हेनरी, और रूट के अंदर दोनों हमें L1 L2 बराबर है तो 25 मिली हेनरी का हम यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और जो वैल्यू आएगी के की वो निकल के आएगी 1, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C1। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आपको RSCB JEE के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही दिखेंगे, पर ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पर आ सकते हैं, तो इसलिए इन सभी को भी आप करते हुए चलना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफ़र होगी सोर्स टू लोड जब हमें ये सर्किट गिवन हो। कुछ ऐसा सर्किट हमें यहाँ पर गिवन हो, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र किसी भी लोड के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो उसकी एक कंडीशन होती है कि जो उसका लोड इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू बराबर होती है सोर्स इम्पीडेंस के कंजुगेट के। यहाँ पर कंजुगेट कहने का क्या मतलब है, जैसे सोर्स इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, ZS यहाँ पर गिवन है हमें 20 + j30। अब यहाँ पर इसका जब हम कंजुगेट निकालेंगे तो करना क्या है कि जो इमेजनरी वाला पार्ट है उसकी साइन को हम चेंज कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 - j30। तो ZL की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यही ZL की वैल्यू है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है I² × R। यहाँ पर जो लोड का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर होगा R = 20, क्योंकि हमने अभी वैल्यू निकाली है 20 प्लस, तो इसकी 20 वैल्यू निकाली है और इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है -j30। तो जो R की वैल्यू है वो होगी 20। तो R की वैल्यू हमें पता है, अब हमें निकालनी है I की वैल्यू। तो चलिए I की वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पे I की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी V/ZS + ZL। यहाँ पर जो V है हमें क्वेश्चन में गिवन है 60, और जो ZS की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी 20 + j30, और हमने ZL की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है 20 माइनस वो उसका कॉन्जुगेट था जो। अब इसमें प्लस j30 से माइनस का j30 कट जाएगा तो 20 + 20 40 बचेगा नीचे। तो 60/40 जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 3/2 एम्पियर। तो यहाँ से हम उठा के यहाँ पे I की वैल्यू को पावर में रखेंगे तो वो होगी 3/2 का स्क्वायर इंटू R। अभी हमने कैलकुलेट करा है 20, तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 45 वाट। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा C। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस करने से क्या है आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते हैं, और जो आपने पढ़ा है थ्योरेटिकल उसकी यहाँ पर एप्लीकेशन भी मतलब अप्लाइड हो जाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, इसका क्वेश्चन आपको करना है कमेंट, और इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं हर वीडियो के अंदर लास्ट में पूछता हूँ और इसका आंसर आपको देना है कमेंट के अंदर। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको RSCB JEE में देखने को मिलेंगे, तो इस सीरीज़ को देखते जाइए। इसके बाकी के वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा हमें एनकरेज करने के लिए। थैंक यू गाइज़।